हेलो एवरीवन, दिस साइड इशिका सोनी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 प्रोकैरियोटिक सेल का कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं करे हो तो सबसे पहले वो कंप्लीट करो, फिर यूकैरियोटिक में आओ, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो थोड़ा सा एक बार देख ले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रीमिटिव मतलब पुराने टाइप के सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ने के पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लें, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो बच्चों, 5 किंगडम होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करें, ठीक है। पहला होता है हमारा मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है हमारा प्लांट फंजाई, चौथा होता है प्लांटे और पांचवा होता है एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने मोनेरा। मोनेरा क्या कहलाता है? मोनेरा का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इनको हम काय में रखते हैं? मोनेरा में रखते हैं। मतलब मोनेरा मतलब सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल। जितने भी सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है उन्हें हम काय में रखते हैं? मोनेरा में रखते हैं। थोड़ा सा लिख लें अपन। चलिए, 1 मिनट, यूकैरियोटिक सेल डालने के पहले आप एक और कुछ लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए, किंगडम के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? मोनेरा। मोनेरा। दूसरा कौन सा आता है? प्रोटिस्टा। फिर हमारा कौन सा आता है? फंजाई। ये हम फिर हमारा कौन सा आता है? प्लांटे। फिर हम बात करते हैं एनिमेलिया। देखो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये जो 5 किंगडम को क्लासिफाई किसने किया था? आर.एच. बिटिकर ने। आर.एच. बिटिकर ने 1969 पर उन्होंने क्लासिफाई किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में। ऑन द बेसिस जो भी उसके बेसिस थे वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। जो हमारा मुनैरा था ना, मुनैरा को हम क्या बोलते थे? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं इसको? मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरिया है वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल है। उनको हम काय में प्लेस कर रहे हैं? मोनेरा किंगडम में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में बात करें? मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो काय में आएंगे? मोनेरा में आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें। तो देखो बच्चों, प्रोटिस्टा भी हमारा यूनिसेल्यूलर है। कैसा है? यूनिसेल्यूलर। मतलब जो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कितने सेल के हैं? एक सेल के हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर है, लेकिन ये कैसे? यूकैरियोटिक है। कैसे? यूकैरियोटिक। ठीक है, जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है उसको हम कायम रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। ये तीनों हमारे कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। देखो बच्चों, ये हमारे तीनों कैसे कहलाते हैं? मल्टी सेल्यूलर, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम मुनैरा को देखें तो मुनैरा कैसा? हमारा यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा कैसा है? हमारा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल है। अगर हम फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया को देखें तो ये कैसे है? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मतलब ये जो हमारा प्रोटिस्टा है वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना है। किससे बना है? सिंगल सेल। तो मतलब जो हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे एक सेल के बारे में, मतलब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब मल्टी सेल्यूलर है, ये सिंगल सेल का है। ओके, इतना क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं इसको मिटाती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। तो अब हेडिंग डालिए आप यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको पहले बता दिया जो डिफरेंस के टाइम पे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। तो अभी मैं इसके फीचर्स लिखती हूँ। फीचर्स में क्या आ जाएगा?
जेनेटिक मटेरियल कैसा प्रेजेंट होगा, किसी एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हो गया यूकैरियोटिक को हम क्या बोल सकते हैं, एडवांस टाइप ऑफ सेल, ठीक है। हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, मतलब एनवेलप के अंदर है। तो हमारे इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। मैं बोल सकती हूँ इनवेलप, किसी इनवेलप के अंदर प्रेजेंट है। इनवेलप मतलब लिफाफे, मतलब बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला हमारा हो गया एडवांस टाइप ऑफ सेल कहलाता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस एनवेलप, ठीक है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब हम देखेंगे इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्या होता है, एक मिनट, देखो यहाँ पे लिखो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनली, बच्चों अगर आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैंने जब आपको लिखवाया था मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस और सिंगल मेम्ब्रेन वाली, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली, तो उसमें लिखवाया था कौन कौन सी ऑर्गेनली होती है। तो याद रखना कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट। मतलब अगर हम बड़े घर को देखें तो बड़े घर में क्या प्रेजेंट होता है, हर काम करने की अलग अलग जगह होती है। अगर हॉस्टल लाइफ को देखें तो हॉस्टल में एक ही रूम में हम सब काम करते, तो वो हमारा प्रोकैरियोटिक हो गया। और बड़े घर की बात करें तो उसमें हमारा वो क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। इतना क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट। मतलब साइटोस्केलेटल एलिमेंट मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट का मतलब होता है जैसे कि हमारी बॉडी में हमको शेप मतलब कौन दे रहा है, मतलब देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट हमारी बॉडी में क्या कहलाता है, मतलब बोन काम करता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट का। वैसे ही किसी सेल में साइटोस्केलेटल एलिमेंट का काम कौन करता है, फिलामेंटस कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस एलिमेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो बच्चों साइटोप्लाज्म में कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर, जो शेप वगैरह सेल को, मतलब जैसे अपनी बॉडी में सपोर्ट कौन दे रहा है, बोन दे रही है ना अपनी बॉडी को, वैसे ही किसी सेल में, किसी यूकैरियोटिक सेल में सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है। तो बच्चों इतना नोट करो, फिर अपन ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है ना, ये तो फीचर्स पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो। तो बच्चों इतना लिख लिया, मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखो बच्चों अब हमने यूकैरियोटिक सेल का साइज देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर, या बोल सकते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। इतना क्लियर है। तो साइज देख लो। अब हम देख रहे हैं साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो साइज इसका कितना हो जाएगा, 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। देखो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल हमारा डिवाइड कैसे होता था, साइज छोटा था तो जल्दी डिवाइड होता था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अगर 10 to 20 माइक्रोमीटर है मतलब प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन यूकैरियोटिक सेल का साइज कैसा है, बड़ा है। तो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, स्लोअर देन, लिख सकते हैं स्लोअर देन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, स्लोअर देन प्रोकैरियोटिक सेल। इतना क्लियर है।
रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब किसी सेल को चलाने वाला स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? फ्लैजिला था। यहाँ पे क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वहां पे कैसे प्रेजेंट थे? वहां पे फ्लैजिला कैसा था? सिंपल टाइप का था, ठीक है। यहाँ पे कैसा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट, प्रेजेंट। एग्जाम्पल सीलिया फ्लैजिला। क्या लिख सकते हैं? सीलिया फ्लैजिला। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला था वो किस प्रोटीन से मिलकर बना था? फ्लैजिलिन प्रोटीन, है ना। लेकिन यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता, यहाँ पे बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये सब मैं जब डिटेल में सीलिया फ्लैजिला पढ़ाऊंगी आपको तो मैं उसमें बताऊंगी। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया, रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। आप एक और टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम। बच्चों समझो क्रोमोसोम क्या कहलाता है। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब हमारा यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है, जब टाइम आता है डिवाइड करने का, तो उस टाइम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए मतलब कंडेंस नहीं होता है, अब कंडेंस होके वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, डीएनए कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। समझो मतलब क्या है? देखो क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, दोनों सेम है, लेकिन वो खुला हुआ होता है। जब जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो डीएनए हमारा कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, मतलब पास पास हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। डिवीजन के टाइम पे ही हमें क्रोमोसोम देखने मिलता है, हर समय नहीं। अगर मैं बोलूंगी नॉर्मल सेल है हमारा, ठीक है, अगर मेरे हाथ का सेल देखे तो उसमें हमें क्या देखने मिलेगा? क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, क्या देखने मिलेगा? डीएनए देखने मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम डिफरेंस देखते हैं। देखो बच्चों, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस नहीं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सॉरी, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, presence of cell wall, eukaryotic cell divides। देखो बच्चों, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो काइटिन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात करें, किसमें प्रेजेंस है और किसमें नहीं है, तो हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। हम बोलेंगे जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बच्चों कुछ ऑर्गेनलीज भी होती है, तो मैं यही लिखवा देती हूँ ना, साथ में आप लोग इसको डिवाइड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट। देखो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारा वैक्यूल होता है, वो एब्सेंट, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी आप लिख लो, है ना। प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में, प्लास्टिड प्रेजेंट,
लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं सेंट्रियोल प्रेजेंट, और यहाँ पर नहीं होता है। बच्चों ये कोई डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के, तो ये जल्दी से नोट कर लो। मैं इसको मिटा देती हूँ यार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल। तो बच्चों ये नोट कर लो आप जल्दी से। तो बच्चों मैं इसको मिटा देती हूँ अब। अगर आपने यूकैरियोटिक सेल अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताई थी सेल कैसा होता है, ठीक है। सेल मतलब एक कंपार्टमेंट होता है ना, जो आउटर और इनर मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल भी एक कंपार्टमेंट है जो आउटर इनर मीडियम को सेपरेट करता है, आउटर और इनर मीडियम को जो सेपरेट करता है, ठीक है। जो सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कुछ में सेल, क्योंकि कुछ सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं पहला स्ट्रक्चर, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो पहला स्ट्रक्चर है। देखो मैं यूकैरियोटिक सेल का अभी डायग्राम नहीं बनवाती हूँ, मैं थोड़े से आपको समझा देती हूँ, देन आपको डायग्राम भी बनवा दूंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या था, सेल वॉल था। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में कुछ सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है। लेकिन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे हम प्रोकैरियोटिक बोले चाहे यूकैरियोटिक बोले। जितने भी लिविंग सेल है उसमें हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले लिख लो प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है। तो मैं सेल मेम्ब्रेन को बोल सकती हूँ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट होता है बोथ टाइप ऑफ सेल। देखो बच्चों सेल मेम्ब्रेन को कब देखा गया, सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ज्यादा मतलब जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जब डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर studied after the advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब पॉसिबल कर पाए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गया, ठीक है। एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना नोट करो जल्दी से, देन हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो बच्चों तो सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम कब कर पाए हैं, जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई है, ठीक है। इतना क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई है तो हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर पाए हैं। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं अपन। हमने किस सेल पे सबसे पहले स्टडी किया, आरबीसी। तो हम डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, आरबीसी का।
देखो बच्चों, हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन लेके मतलब एक आरबीसी निकाली। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो हमारा ब्लड होता है ना उसके सेल को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लिख दूं क्या? इतना तो पता होगा आपको, रेड ब्लड सेल। चलो बेसिक बोला है तो पूरा ही बेसिक में पढ़ाती हूँ, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो हमारी बॉडी में कितनी आरबीसी होती है? 5.5 मिलियन, है ना। चलो छोड़ो इसको, आगे समझो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो हमने क्या किया, एक आरबीसी ले लिया। हमने देखा एक आरबीसी को तोड़ लिया पूरा, है ना। हमने एक आरबीसी लिया, उसको तोड़ लिया। फिर हमने इसकी ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन टूट गई थी, तो मैं उसकी मेम्ब्रेन देखती हूँ तो मुझे क्या देखने मिलता है? ये लिपिड की बाई लेयर है। क्या है? लिपिड बाई लेयर। कैसी है? लिपिड की बाई लेयर है। कैसी है? लिपिड की बाई लेयर, है ना। कैसी है? लिपिड की बाई लेयर है। मतलब मैंने इस पूरी आरबीसी को तोड़ लिया। जब मैंने इसकी एक मेम्ब्रेन को यहाँ से उठा के डिटेल स्टडी की, किससे स्टडी की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब मैंने उसकी मेम्ब्रेन रखी तो मुझे क्या दिखता है? लिपिड की बाई लेयर दिखती है। और क्या दिखता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या? प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है। और कुछ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? अदर एलिमेंट। तो बच्चों देखो, इतना क्लियर है? लिपिड बाई लेयर दिखती है हमको, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अदर एलिमेंट। अब क्वेश्चन आता है आरबीसी ही क्यों लिया, है ना। क्वेश्चन आ रहा होगा और भी सेल ले सकते थे हम, स्किन का कोई भी सेल ले सकते थे, है ना, लेकिन हमने आरबीसी ही क्यों चूज करे, है। तो क्वेश्चन क्या आता है? वाई आरबीसी। हमने आरबीसी ही क्यों लिया? तो इसका आंसर है, देखो, आरबीसी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं रहती है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अब समझाती हूँ मैं आपको कैसे क्या। देखो, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। देखो बच्चों, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती, अगर हम यूकैरियोटिक की स्टडी करें तो सबसे सिंपल सेल हमको क्या देखने मिलता है? आरबीसी मिलता है। आरबीसी के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं रहती। अगर आरबीसी के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है तो हमको क्या देखने मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसका हो सकता है न्यूक्लियस मिलेगा, और क्या मिलेगा? नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है तो हमको क्या देखने मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसकी लेयर देखने को मिलेगी, है ना। बस इतना ही कुछ तो देखने मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट। मतलब हमको कोई डिफिकल्टी देखने नहीं मिलेगी, है ना। पढ़ेंगे जब हम तो हमें कोई डिफिकल्टी देखने नहीं मिलेगी। इतना क्लियर है? आरबीसी इसलिए लिए हैं क्योंकि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। जब हम आरबीसी को तोड़ेंगे तो सिर्फ हमको बाहर की लेयर देखने मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन, तो हम उसकी स्टडी इजिली कर सकते हैं, इसलिए हमने आरबीसी को चूज किया। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, जब हमने आरबीसी की स्टडी की तो हमको क्या देखने मिला? परसेंटेज में क्या देखने मिला? लिपिड हमको देखने मिलता है। लिपिड मिलता है किसी आरबीसी की बाई लेयर। आरबीसी कैसी होती है? बाई लेयर, है ना। आरबीसी की मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है। 52% हमको लिपिड देखने मिलता है। प्रोटीन कितना मिलता है? प्रोटीन हमको मिलता है 40%, ठीक है। और हमको अदर एलिमेंट क्या मिलता है? अदर हमको कितने परसेंट देखने मिलता है? 8%, ठीक है। क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट हमको आरबीसी की मेम्ब्रेन में क्या देखने मिलता है, तो लिपिड हमें कितने परसेंट मिलता है? 52, प्रोटीन 40 और अदर 8%, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। तो बच्चों लिख लिया आपने? मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जो एनालिसिस किया ना आरबीसी की मेम्ब्रेन में, अब हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड और प्रोटीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड
एंड प्रोटीन। मतलब हमने जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। देखो लिपिड कितने परसेंट था? 52%। और प्रोटीन कितने परसेंट था? 40%। मतलब मेनली किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। जो हमारा मेन लिपिड होता है ना, जो हमारा मेन लिपिड होता है ना, वो कौन सा होता है? मेन लिपिड हमारा होता है मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड। कौन सा होता है? कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। उसमें भी जो मेन होता है ना मेम्ब्रेन में, जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेसिथिन। कौन सा बोलते हैं? मेम्ब्रेन लिपिड को हम क्या बोलेंगे? लेसिथिन। ठीक है, देखो ये मेन है, मतलब ये लिपिड का टाइप है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोरस, मैं समझाती हूँ आगे आपको, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो अभी देखना। मेन लिपिड हमारा कौन सा? फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन का जो मेन लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, और जो लिपिड अकेले है वो कौन सा है? लेसिथिन है। ठीक है, इतना याद रखना। देखो कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या देखने मिला? मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। और लिपिड का कौन सा टाइप होता है? लेसिथिन होता है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में थोड़ा बहुत हमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड है, बोल सकते हैं ये भी एक प्रकार का लिपिड है। मैं ये सब समझाऊंगी आपको। अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है ना कि फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में, जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी देखो स्मॉल अमाउंट कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट। अगर मैं अभी यहाँ डिटेल ले जाऊंगी ना तो लेक्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो अभी अपन ये समझते हैं। स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है, याद रखना। उस पर भी मेम्ब्रेन लिपिड कौन सा है? सिर्फ लिपिड अकेले। लिपिड की अगर बात करें जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो लेसिटीन है ना। और जो मेम्ब्रेन के साथ एक्स्ट्रा लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, इतना क्लियर है? जल्दी से नोट करो। लिपिड क्या है? जो बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। तो जो हमारा मेन लिपिड है वो क्या है? अब हम वो देखते हैं। तो जो हाउ हाउ फॉस तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड है, हाउ फॉस्फोलिपिड लिपिड अरेंज। तो देखो जो हमारा मेन फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन का लिपिड कौन सा? लेसिथिन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? फॉस्फोलिपिड। तो वो अरेंज कैसा होता है? किसी बाइलेयर स्ट्रक्चर में। बाइलेयर मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी रहती है? बाइलेयर्ड होती है ना। बाइलेयर्ड, बाइलेयर्ड है ना। तो बाइलेयर्ड मतलब ऐसी दो लेयर होंगी। तो अब ये अरेंज कैसे? अब ये देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है एक फॉस्फोलिपिड बहुत सारे फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी हमारी बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। तो हम एक फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, समझो। देखो ये जो हमारा छोटा सा गोल गोल सा दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? हेड। हेड होता है। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे हम? हाइड्रो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। देखो जो हमारा हेड होता है, एक फॉस्फोलिपिड, हमने किसी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ लिए, उसमें से सिर्फ एक लिपिड को उठा, एक फॉस्फोलिपिड को उठाया। ठीक है, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी हमारी बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। तो हमने एक फॉस्फोलिपिड को उठाया और उसको उठा के हमने यहाँ रख दिए। ठीक है, अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं डिटेल में। तो ये जो हमारा हेड होता है ना वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक मतलब प्यार, बोल सकते हैं। फिलिक मतलब प्यार, है ना। हम इसको इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? लविंग। तो ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है ना वो कैसा होता है? वाटर लविंग, मतलब उसको पसंद है पानी। ठीक है, पानी पसंद है, ऐसे याद रखो। ये जो हमारा हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। मतलब ये जो हमारा हेड होता है ना वो कांटेक्ट करता है किससे? एक्वस एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होता है। अगर मैं लिख रही हूँ वाटर फिलिक, सपोज वाटर लविंग, सॉरी। देखो ये हमारा सेल है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब पानी, मतलब बहुत सारा उसमें कंटेंट क्या होता है? पानी का। बाहर क्या है? पानी है। अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। तो हमें सेल वॉल को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ना कि बाहर की तरफ पानी
सिर्फ प्यार करने वाली चीज हो जाए और अंदर की तरफ जो प्यार प्यार ना करे वो हो जाए। तो देखो हमारी ये बाई लेयर है ना, बाई लेयर है, तो इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी, मतलब हेड कैसा होगा, पानी की तरफ फेस करेगा। तो जो हमारा हेड होगा ना वो पानी की तरफ फेस करेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्टेक्ट विद एक्वस एनवायरमेंट लिख सकती हूँ। एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है। देखो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग बोलते हैं। कांटेक्ट किसकी तरफ करेगा, एक्वस एनवायरमेंट की तरफ फेस करेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है मतलब पानी से प्यार करने वाला है तो पानी की तरफ रह सकता है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं टेल की। ये जो हमारा एरिया है ना, ये इतना, ये जो लंबे लंबे ऐसे से पूंछ से निकली हुई है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब हम टेल को स्टडी करते हैं। जो हमारी टेल होती है ना वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, लिखो हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक, फोबिक को हम क्या बोल सकते हैं, फोबिया। फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, फिलिक मतलब प्यार, ठीक है। ऐसे याद करो। हेड हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, क्लियर है। तो फोबिया मतलब होता है डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। अब देखो बच्चों, एक चीज समझना, अपन अरेंजमेंट भी देखेंगे, इधर भी पानी, इधर भी पानी। अब देखो ये तो टेल है ना, टेल किस तरफ फेस करे, टेल तो डरती है ना पानी से, तो वो किस तरफ फेस करेगी, उसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां पानी ना हो। और हमने कैसे अरेंज किया है, सपोज देखो अगर ये हमारे बहुत सारे, एक लेयर बनी ना, ये बाई लेयर बोल रही हूँ, अगर मैं एक लेयर बना दूं तो ये हमारी एक लेयर हो गई है ना, सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारे फॉस्फोलिपिड लाइन में अरेंज हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल लेयर। अगर मैं इस तरफ से ऐसे ऐसे अरेंज कर दूं तो, देखो बच्चों देखना, ऐसे ऐसे अरेंज कर देती हो आप, ऐसे अरेंज करोगे, ऐसे अरेंज करो तो अंदर की तरफ पानी हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे अरेंज कर रही हूँ, है ना। देखो इस तरफ ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करें, लेकिन मैं ऐसे गोल गोल में बना दूंगी, है ना, पूरी लेयर को ऐसे कंप्लीट करूंगी। तो ये क्या होगा, इस तरफ पानी है साइटोप्लाज्म में, इस तरफ भी पानी है, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड किसकी तरफ फेस कर रहा है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर की तरफ भी, और आउटसाइड द सेल मतलब पानी, बाहर भी पानी है तो आउटसाइड सेल भी फेस कर रहा है, मतलब हमारी ये तो सेट हो गया। और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक मतलब पानी है ही नहीं है ना, तो ये भी सेट हो गया। इतना क्लियर है, ऐसे अरेंज करेंगे हम, इसको भी मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल पे। तो समझो हाइड्रोफोबिक है तो ये किसकी तरफ फेस करेगी, अवे फ्रॉम एक्वस, एक्वस मीडियम, क्लियर है, एक्वस मीडियम से दूर की तरफ फेस करेगी, है ना। जो मैंने आपको डायग्राम बनाई थी वो आप साइड में बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करो। तो बच्चों ये नोट कर लिया आपने। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो बच्चों देखो केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो देखो तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी यहाँ पे, देखो यहाँ देखते जाओ, मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल। ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है, CEROL, ठीक है, ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल। और यहाँ मैं बना देती हूँ, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग एसिड की चेन बना दी, ठीक है। ये सब क्या है, ये तो पता होगा ना, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं ये कार्बन की चेन बना रही हूँ, है ना। और ये OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एक एसिड कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉस्फेट, मैं यहाँ पे फॉस्फेट ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, फॉस्फेट ग्रुप। तो समझो देखना, हाँ
मैं यहाँ से एक H लूंगी, फॉस्फेट ग्रुप का मैं एक H लूंगी, मैं समझा रही हूँ अभी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का मैं एक H ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, एक H, और ये इसको मिलके अगर मैं निकालू तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा, है ना। ये OH और एक ये H ले लेती हूँ, यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। यहाँ से भी मैं पानी निकाल दूंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगी, मैं नेक्स्ट पेज में जोड़ती हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं मिटा के बताती हूँ आपको। देखो अब मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, CH2 OH तो मैंने हटा दिया है, तो क्या बचता है मेरा, O O C, ये बच जाएगा, CH2 O O C, ये ऐसे ही कुछ बच जाएगा ना। और यहाँ पे मैं CH2 OH को भी मैं हटा दूंगी, तो यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा अकेला ग्लिसरॉल है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज लिखना, ठीक है, जो हमारा ग्लिसरॉल अकेला ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल और दो एसिड और एक फॉस्फेट को अगर हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड बनता है, ठीक है। अगर हम सिंगल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये अकेला कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक। अगर मैं फॉस्फेट की बात करती हूँ, फॉस्फेट ये हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक। अब समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैसे बनता है। जो हमारी लंबी लंबी दो चेन बन जाएगी, वो उसकी दो क्या बन जाएगी बताओ, तो पूछ बन जाएगी, मतलब टेल बन जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। और ये जो हमारा फॉस्फेट है वो हेड की तरह काम करेगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हम कैसे लिखेंगे, 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 एसिड प्लस 1 फॉस्फेट, लिख सकती हूँ मैं। तो ये मेरा पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ा है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये तो क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों लिख लिया आप लोगों ने ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब लिपिड बाइलेयर सेम होती है हर चीज में, है ना। अब बात करते हैं केमिकल एनालिसिस अदर सेल, अदर सेल मेम्ब्रेन, अदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरे सेल की कुछ मेम्ब्रेन। देखो अब मैंने कुछ दूसरे सेल की वॉल देखी, तो उसमें मुझे क्या देखने मिलता है, मेम्ब्रेन ऑल्सो हैव membrane also have protein and carbohydrate, ठीक है। मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन्स वेरी करते हैं, अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप के सेल में अमाउंट वेरी करता है, किसका, लिपिड और प्रोटीन का। जैसे कि हमने देखा था आरबीसी में अगर हम बात करें प्रोटीन एल्फा लिपिड, ठीक है। एल्फा लिपिड कितने परसेंट था, 52%। पी फॉर प्रोटीन कितने परसेंट था, 40%। और कुछ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट थे, अदर कंपोनेंट बोल सकते, ये कितने परसेंट था, 8%, ठीक है। तो अभी ये इसमें 50% है। अगर हम किसी और के सेल वॉल देखेंगे तो उसमें लिपिड हो सकता है 40% हो जाए, नहीं 60% हो जाए, आगे पीछे हो सकता है परसेंटेज। तो इतना क्लियर हुआ।
अब हम देखते हैं, अब प्रोटीन भी तो प्रेजेंट है ना, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन किस टाइप का प्रेजेंट होता है। मैं इसको रफ कर रही हूँ, अब आप लिखना, हेडिंग डालना। तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ प्रोटीन present in cell wall on the basis of ease of extraction। किसके बेसिस पे? ease of extraction। देखो बच्चों, ease of extraction का मतलब समझो। ease of extraction मतलब कितनी easily हम